शान। फिर बढ़ी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मई से तारीख बढ़कर हुई 31 जुलाई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की घोषणा, सरकार चाहती है कृषि को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। और इंडोनेशिया से पाम तेल के निर्यात पर रोक से भारतीय आयात मई में 33% तक घटा, लेकिन इसमें फिर से तेजी आने के संकेत। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में एक शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। फिर बढ़ी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी की लास्ट डेट। कृषि और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पीएम किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई नोटिफिकेशन के मुताबिक किसान अब 31 जुलाई 2022 तक अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। पहले यह समय सीमा 31 मई 2022 तक ही थी। किसानों ने नहीं लौटाया पीएम किसान योजना का पैसा तो होगा एक्शन। सरकार ने पीएम किसान योजना का अवैध रूप से लाभ उठाने वाले लोगों को पैसा वापस करने की चेतावनी दी है। सरकार की तरफ से उन लोगों को लगातार पैसे वापस करने की चेतावनी दी जा रही है जिन्होंने अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठाया है। दरअसल कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो पीएम किसान योजना का लाभ भी ले रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से वसूली के लिए नोटिस भी जाने लगे हैं। सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि को शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पाठ्यक्रम में कृषि को एक विषय के रूप में पेश करने के लिए नीति और योजना तथा छात्रों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाशने का विकल्प प्रदान करने के बारे में भी चर्चा की गई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के आमों की 34 किस्मों का बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल देश का आम निर्यात औसतन 400 करोड़ रुपए का होता रहा है, लेकिन कोविड महामारी के बाद पिछले 2 वर्षों में ये कम होकर 300 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार इस साल आम निर्यात को 400 करोड़ रुपए के पार पहुंचाना चाहती है। इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया है।
साथ ही उसने निर्यात कर में भी कमी की है। इस वजह से इंडोनेशिया से निर्यात बढ़ेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें प्रभावित होंगी। मई 2022 में भारत में पाम तेल का आयात घटा है। हालांकि आने वाले दिनों में इसमें वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नरम पड़ सकती हैं। पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद शुरू की गई है। मूंग की एमएसपी पर खरीद से किसानों को प्रति एकड़ 36,000 रुपये की आय होगी। मूंग की खरीद के लिए पंजाब में 40 मंडियों को अधिकृत किया गया है। इस वर्ष पंजाब में सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हुई है। जिन किसानों की मूंग की फसल तैयार है, वो मंडियों में इसे बेचने के लिए ला रहे हैं। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने चीन, रूस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना और शक्कर उत्पादक देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील के बाद अकेले महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश बन गया है। महाराष्ट्र ने वर्ष 2021-22 में 137.28 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 31 लाख टन अधिक है। इस साल पूरे राज्य में लगभग 200 चीनी मिलें गन्ने की पेराई में लगी थी। 8 लाख टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता के साथ महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने इस साल 1020.31 लाख टन गन्ने की पेराई की है। दरअसल हर साल चीनी उत्पादन का कार्यकाल अक्टूबर से अप्रैल महीने तक होता है, लेकिन इस बार गन्ने की फसल अच्छी होने के कारण गन्ने की पेराई का कार्यकाल 15 जून तक रहा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति में 10 नए कृषि उत्पादों को मंजूरी दी है। बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए सितंबर 2020 से कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा चिन्हित सेक्टरों में निवेश करने पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में सरकार ने इस वर्ष 4 नए क्षेत्रों को जोड़ा है, जिससे निवेश बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे अपनी फसल की सही कीमत पाने के लिए जारी किसानों के एक समूह के संघर्ष की कहानी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। वक्त है अब हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। कहते हैं एकता में ही सफलता के राज छुपे होते हैं। यही कारण है कि किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना रोज नए प्रतिमान स्थापित करती जा रही है।
एफपीओ का उद्देश्य किसानों को आपसी सहयोग के लिए एकजुट करना है और इसी एकजुटता की बदौलत मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक एफपीओ कई ऐसे प्रयोग कर पा रहा है जो वैसे अकेले किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन धीरे धीरे अपने काम के जरिए अपनी पहचान मजबूत बनाने लगे हैं और इसकी पुष्टि स्वयं इन एफपीओज के अनुभव से भी होने लगी है। 2017 में गठित हुए मंदसौर एफपीओ के संस्थापक निदेशक जब शुरू में अपने गांव के किसानों से मिलते थे और उन्हें एफपीओ समझाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे तो उन्हें खासा पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन अब जब वो किसानों के पास जाते हैं तो ना उन्हें एफपीओ समझाने में मशक्कत करनी पड़ती है और ना अपने साथ जोड़ने में। मध्य प्रदेश का मंदसौर पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ खुद विराजमान हैं। शिवना नदी के किनारे बसी बाबा भोले की नगरी मंदसौर मुख्य रूप से एक खेतीहर जिला है और यहाँ गेहूं, मक्का, सोयाबीन, धनिया, मेथी इत्यादि की खेती होती है। लेकिन यहाँ के लहसुन और अफीम की खेती दुनिया भर में मशहूर है। मंदसौर के किसान भी एफपीओ के माध्यम से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। एफपीओ के तहत संगठित रूप से खेती करने के लिए सरकार सहायता भी उपलब्ध करा रही है, जिससे एक साथ खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण खरीदने में किसानों को आसानी हो रही है। लेकिन 2017 से पहले मंदसौर एफपीओ के किसानों की स्थितियां ऐसी नहीं थी। सर मतलब जो अपनी फसल होती थी उसका उचित दाम किसानों को नहीं मिल पाता था और फिर इसमें गवर्नमेंट की मुहिम छिड़ी कि एफपीओ बनाकर मतलब किसानों की आय को दोगुना किया जाए। तो सर इसमें क्या है कि हम लास्ट कंज्यूमर तक एक कंपनी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, तो हम सब लोगों ने मिलकर फिर 2017 में एफपीओ मंदसौर का गठन किया। एफपीओ बनाना और बात थी और इसे चलाना अलग। मंदसौर एफपीओ के 10 डायरेक्टर खुद तो एक साथ आ गए, लेकिन जब उन्होंने और किसानों को जोड़ने की मुहिम शुरू की तब उनकी समझ में आया कि किसानों में जागरूकता की कमी उनकी प्रगतिशीलता में कितनी बड़ी बाधा साबित हो सकती है। शुरू में एक एक किसान को जोड़ने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक बार जब एफपीओ का कारोबार जोर पकड़ने लगा और उसके फायदे किसानों तक पहुंचने लगे तो किसानों में भरोसा भी जगा। पहले हम किसानों के पास जाते थे तो वो एफपीओ का नाम नहीं सुना था, इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता था और वो सारे दुकानों पे जाते थे। लेकिन अब एफपीओ में हमारे धीरे धीरे हमने एक को जोड़ा, दो को जोड़ा, इस तरह से 1000 किसान जो हमारे जुड़े हुए हो उनको रासायनिक और जैविक दोनों ही चीज़ें हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उनमें बेनिफिट को देखते हुए उनसे हम गेहूँ भी खरीद रहे हैं और उनकी सोयाबीन, तो उसमें भी उनको बेनिफिट जा रहा है। तो वो चीज़ को देखते हुए अन्य किसान भी हमारे जुड़ने के लिए तैयार है। इस भरोसे के परिणाम स्वरूप पिछले 5 सालों में मंदसौर एफपीओ के सदस्यों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसे 1500 तक पहुंचाने की योजना है। हमारा मंदसौर एफपीओ जो गठन हुआ है वो 2017 में हुआ है और 1000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में हम 500 किसान और इसमें जोड़ने वाले हैं। और जो रबी की फसल है इसमें हम अपने गेहूँ, उसके अलावा गेहूँ के साथ में गार्लिक, मेथी, धनिया ये सभी उगाते हैं। और अभी जो सीज़न आने वाला है इसमें हम अधिकांश किसान जो भी है सभी से हम लगवाएंगे सोयाबीन और उसके साथ में कुछ मक्का भी लगवाएंगे। इनपुट का काम शुरू करने के बाद जब धीरे धीरे किसान जुड़ने लगे तो उसके बाद एफपीओ ने अपने कारोबार के फलक का विस्तार भी शुरू किया। बिचौलियों को हटाकर सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों से लेन देन करना किसी अकेले किसान के बूते की बात नहीं थी, लेकिन मंदसौर एफपीओ के माध्यम से यह संभव हुआ। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग में भी एफपीओ ने प्रयोग शुरू किए और अब आगे ब्रांडिंग की योजनाएं भी बना रहा है। अभी सर हम गेहूं का 30 किलो का पैकिंग करके रिटेल कर रहे हैं और साथ में जो गेहूं और भी ले रहे हैं हम उसका हम डायरेक्टली बड़ी कंपनी को सेल कर रहे हैं। हम सर गेहूं में के अलावा हम गार्लिक में काम कर रहे हैं। गार्लिक को ग्रेडिंग करके रिटेल शॉप में और डायरेक्टली किसी कंपनी को या फिर अदर स्टेट में भी सेल कर रहे हैं। हमारा प्लान है सर हम खसखस और गार्लिक को एक ब्रांडिंग के थ्रू, एक प्रोडक्ट को थ्रू मार्केट में उतारने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के साथ ही मंदसौर एफपीओ
जिले का पहला ऐसा किसान संगठन बना जिसने अपने किसानों को सोयाबीन में अच्छा भाव दिलाने के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन आधारित वायदा बाजार का इस्तेमाल किया। सोयाबीन मंदसौर की मुख्य खरीफ फसल है और इस सीजन में करीब 80% रकबा सोयाबीन की बिजाई के लिए ही इस्तेमाल होता है। ऐसे में हार्वेस्ट के समय मंडी में भारी आवक के कारण कीमतों में गिरावट एक सामान्य ट्रेंड है, लेकिन वायदा बाजार में आगे के भाव पर अपनी बिक्री तय करने की सुविधा का लाभ उठाते हुए मंदसौर एफपीओ ने पिछले साल किसानों की फसल पर मंडी से खासा प्रीमियम कमाया। सर सोयाबीन का हम आम तौर पे अपनी फसल को मंडी के थ्रू बेचते थे। जो वायदा बाजार जो स्टार्ट हुआ है, जो एनसीडीएक्स के साथ में हमने इसमें काम करा है, तो इनमें हम डायरेक्टली हमारा किसानों से माल खरीद के सीधा हमने एक एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट हमारे यहाँ पे मंदसौर में उसका डिलीवरी सेंटर है, तो वहीं पे हमने बेचा था। उसका हमें बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिला क्योंकि यहाँ पे जो बायर कोई रहता नहीं था, हमें मंडी बेचना पड़ता था, ताकि हमने एपीओ का सारा माल कलेक्ट करके एनसीडीएक्स में लगा, तो उससे प्राइस में बहुत अच्छा रहा एपीओ का। हालांकि दिसंबर 2021 में सोयाबीन के वायदा कारोबार पर लगी रोक के बाद मंदसौर एफपीओ एक बार फिर अपनी फसल की मार्केटिंग को लेकर असमंजस में है। मंडी के अलावा सोयाबीन को बेचने का कोई विकल्प नहीं होने के कारण इस सीजन में हार्वेस्टिंग के बाद सोयाबीन के भाव को लेकर एफपीओ आशंकाओं से घिरा है। इस बार सर एनसीडीएक्स में सोयाबीन वायदा नहीं होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों को। किसानों को जो रेट मिलना चाहिए थी, जिनकी जो आशा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। किसानों को जो अपना माल जो एनसीडीएक्स में जो बाजार काफ़ी अच्छे रहते थे, उनका बहुत अच्छा उनका फ़ायदा भी मिलता था, उनको वो नहीं मिल पाया। वो अपना माल मंडी लेके आए, जो व्यापारी ने औने पौने दाम पर खरीदा। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है डायरेक्टली। एपीओ को भी हुआ है। एपीओ के पास में भी उस टाइप से कोई बायर है नहीं। खरीफ में जैसे मंदसौर के लिए सोयाबीन सबसे प्रमुख फसल है, वैसे ही रबी में यहाँ चारों तरफ गेहूं की फसल नजर आती है। गेहूं में अच्छी गुणवत्ता निकालने के लिए एफपीओ अपने ही एक सदस्य के ग्रेडिंग और क्लीनिंग प्लांट का इस्तेमाल करता है। एफपीओ का सदस्य होने के नाते प्लांट में क्लीनिंग ग्रेडिंग पर एफपीओ को आम किसानों की तुलना में 50% छूट मिलती है और ग्रेड किए हुए गेहूं का ज्यादा भाव भी मिलता है। यहाँ पर एपीओ का ग्रेडिंग मशीन है ये, और किसानों से एपीओ माल खरीदता है और यहाँ पर ग्रेडिंग होता है। उसके बाद एपीओ मार्केट में सेल करता है, जिससे एपीओ को 10-20% ऊपर रेट मिलते हैं, और ये इससे किसानों को भी हम अच्छे रेट दे पाते हैं और इससे प्रॉफिट का काम है थोड़ा। मंदसौर किसान उत्पादक संगठन कृषि कारोबार के कई नए प्रयोगों के माध्यम से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। 2017 के मुकाबले में इस एफपीओ के सदस्यों का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है और उनके जीवन में बदलाव को उनसे बातचीत कर ही महसूस किया जा सकता है। इन्हें देखकर समझना आसान हो जाता है कि क्यों सरकार और कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम विशेषज्ञों को लगता है कि देश के ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों की किस्मत सिर्फ और सिर्फ एफपीओ मॉडल से ही बदल सकती है। पिछले 5 वर्षों में मंदसौर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने किसानों के लिए कई कारोबार शुरू किए। उनमें से कुछ न चल सके और बंद हो गए, और दूसरे कुछ ऐसे कारोबार हैं जो बहुत सफलतापूर्वक अपने किसान सदस्यों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो कारोबार नहीं चल सके, उन्होंने भी मंदसौर एफपीसी के किसानों और अधिकारियों को काफ़ी कुछ सिखाया है, और उसी का नतीजा है कि आज मंदसौर एफपीसी लहसुन और गेहूं में डायरेक्ट सेलिंग से लेकर ड्रोन की खरीद तक की योजना बना रहा है। मंदसौर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। वक्त है NCDX पाठशाला का, तो तैयार हो जाइए एक नोटबुक और पेन के साथ नोट करने हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही खास जानकारियों को। NCDX पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फसल आने के बाद उसको कहाँ बेचनी है, फिजिकली मतलब भौतिक स्वरूप में उसको कैसे बेचा जाएगा, कैसे वो ट्रेड, कैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, परिपूर्ण होगा, इसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। जो परंपरागत तरीका है फसल बेचने का वो मंडी का है, जहां हम मंडी में माल लेके जाते हैं। ओपन ऑक्शन मार्केट्स होता है, सब बीड लगाते हैं और यूजुअली हाईएस्ट बीडर जो है उसको फार्मर माल बेचने का डिसीजन करके उसको माल बेच के फिर जो पैसा मिलेगा वो कैश लेके लिक्विडिटी लेके वापस आ जाता है। अभी जो नवतर स्वरूप है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, उसमें बेसिकली दो तरीका माल बेचने का है फिजिकली। एक तो है फ्यूचर्स मार्केट, तो यहाँ फार्मर्स को या किसी को भी फिजिकली माल बेचना है तो पहली प्रोसेस में उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन कराना होगा। यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट जो होंगे उसके यहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सिंपल सा फॉर्म आता है, वो फिल करेगा, जिसमें नो योर डिपॉजिटर मतलब जिसको माल लगाना है उसके बारे में डिटेल होगी कि कौन सी जीन्स है, कौन सी फसल है, वो सब। वो प्रोसेस परिपूर्ण होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खुल जाएगा। फिर वो जो माल है उसका सैम्पलिंग होगा, एसेइंग होगा, मतलब वो NCDX की जो क्वालिटी है उस पर वो माल खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर माल खरा उतर गया तो 7 दिन में उसको ये रिपोर्ट मिलती है। तब तक ये माल वेयरहाउस में रहेगा, जिसका 7 दिन का फ्रेट सेलर को देना होगा। ये 7 दिन के बाद माल परिपूर्ण खरा उतरा तो कॉन्ट्रैक्ट में वो माल जमा हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में माल जमा हो गया तब से फार्मर के लिए वो ट्रेडेबल हो गया। तब ये किसान उसको बेच सकता है या रोक सकता है, कब आज भी बेच सकता है, और आगे कोई फ्यूचर्स डेट आई, जैसे उनको ऐसा लगे कि 3 महीने के बाद बेचूंगा तो 3 महीने के बाद बेच सकता है। उसमें उसकी जो निश्चित एक्सपायरी होती है, किसी कमोडिटी में कोई फसल में 3 महीने की होती है, कोई फसल में 6 महीने की होती है, तो ये एक्सपायरी के समय के जो टाइम स्पान है उसमें उसको ये बेचना होगा। एक जो तरीका है वो फॉरवर्ड मार्केट का है, जिसमें उसका माल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो होगा, लेकिन वो फ्यूचर्स के बदले स्टैंडर्ड लॉट ना करके अपने हिसाब, अपनी फसल की वैरायटी देखते हुए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बायर को ढूंढेगा और वहाँ उसको अपनी चॉइस का बायर मिलेगा तो फिजिकली माल डिलीवर करेगा। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DD किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।